नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल पर। जहां हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल, अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचर, पीसीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। हाँ, यहाँ आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा सिंपल लैंग्वेज, क्लियर एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 1100 प्लस इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की सीरीज का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें अगले 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को विस्तार से समझाया जाएगा। एकदम सही, साथ ही हर पॉइंट को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखा है तो उन्हें पहले जरूर देखें। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ और स्लाइड्स आपको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्लियर सेशन। स्लाइड 2 की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है कोशिका एवं रुधिर, मतलब सेल एंड ब्लड। तो हमारा पहला सवाल, जो सीरीज का सवाल नंबर 301 है, प्रोटीन का संश्लेषण शरीर में कहाँ होता है? इसकी आसान भाषा में बताऊं तो प्रोटीन का जो संश्लेषण या सिंथेसिस है वो राइबोसोम द्वारा होता है। राइबोसोम कोशिका के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह काम करता है। अच्छा, फैक्ट्री की तरह। तो पॉइंट 302 में पूछा गया है कि रुधिर या ब्लड असल में क्या है? रुधिर एक संयोजी ऊतक है जिसे हम अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि यह पूरे शरीर के अलग अलग अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है। समझ गया। अब आते हैं पॉइंट 303 पर। यह बीमारी बहुत आम है। मलेरिया के फैलने का कारण क्या है? मलेरिया मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एनोफिलीज मच्छर द्वारा अंतरित या ट्रांसमिट किया जाता है। अरे वाह, तो मच्छर ही इसका संवाहक है। अगला पॉइंट 304 है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने किया था। ये आनुवांशिकी की सबसे अहम इकाई है। इसी से जुड़ा हमारा सवाल 305 है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल, ये जो सिद्धांत है ना, इसे बीडल एवं टैटम ने प्रतिपादित किया था। मतलब एक जीन एक खास एंजाइम को बनाने का काम करता है। बहुत ही क्लियर। अब 306 की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन असल में प्रोटीन का यौगिक होता है। अच्छा, प्रोटीन का। और पॉइंट 307 में है कि सबसे बड़े श्वेत रुधिराणु यानी WBC का नाम क्या है? शरीर में जो सबसे बड़ा WBC होता है वो एक केंद्रकाणु होता है, जिसे अंग्रेजी में हम मोनोसाइट या मोनोसाइट कहते हैं। मोनोसाइट। और इस स्लाइड का आखिरी सवाल 308, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इंसुलिन का काम शरीर में शर्करा यानी शुगर के स्तर को नियंत्रित करना है। समझ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 3 पर यहां हमारा टॉपिक है रोग एवं चिकित्सा यानी डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट। तो सवाल 309 है कि हाइपोटेंशन शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग रक्तचाप बढ़ने यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है, जब नसों में दबाव बढ़ जाता है। और पॉइंट 310 में हाइपोग्लाइसेमिया का अर्थ पूछा गया है। इसका क्या मतलब है? हाइपो का मतलब ही होता है कम, तो इसका मतलब है रुधिर में निम्न शर्करा स्तर या लो शुगर लेवल। अच्छा, हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब कम। बहुत बढ़िया। एक रोचक सवाल 311 है, पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज कहाँ नष्ट होती हैं? वो हमारे शरीर के एक अंग में नष्ट होती हैं, जिसे प्लीहा या स्प्लीन कहा जाता है। तो इसी से जुड़ा सवाल 312 है कि आरबीसीज का औसत जीवन काल कितना होता है? इन लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन का होता है। 120 दिन। अब सवाल 313, ये संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? सार्स का पूरा नाम है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये श्वसन तंत्र से जुड़ा एक गंभीर रोग है। ठीक है। अब पॉइंट 314 पर आते हैं। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मानव बुद्धिमान या वाइज मैन। यही हमारी प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। अरे वाह, मानव बुद्धिमान। सवाल 315 है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? शरीर में जो एड्रीनल हार्मोन होता है ना, उसे ही जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ये आपात स्थिति में शरीर की रक्षा करता है। बहुत ही जरूरी जानकारी। और इस स्लाइड का अंतिम सवाल 316, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन का नाम क्या है? पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में ऑर्निथोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, याद रहेगा।
अब चलते हैं स्लाइड 4 पर। यहाँ हम जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पर चर्चा करेंगे। 317 अंतरंग अंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शरीर के अंदरूनी या अंतरंग अंगों के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, और 318 नींद आने की बीमारी के लिए डॉक्टरी शब्द क्या है? इसे इंसोम्निया या इंसोम्निया कहते हैं। आजकल काफी लोगों में ये समस्या देखी जाती है। हाँ बिल्कुल। पॉइंट 319 है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर या एपीकल्चर कहते हैं। और 320 गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? देखिए, दूध का जो हल्का पीलापन होता है वो उसमें मौजूद कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। कैरोटीन, समझ गया। 321 में पूछा गया है कि मानव जाति वनस्पति विज्ञान यानी एथनोबॉटनी का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ये एक बहुत ही खास शाखा है। ये मुख्य रूप से जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे का क्षेत्र है, जहां हम देखते हैं कि जनजातियां पौधों का कैसे उपयोग करती हैं। बहुत रोचक है। 322 किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं का पता लगाने के लिए शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को सबसे संवेदनशील संकेतक माना जाता है। बिल्कुल सही। 323 विश्व में सबसे लंबे पौधे का नाम क्या है? दुनिया का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस या यूकेलिप्टस है। और पर्यावरण से ही जुड़ा हमारा 324वां सवाल है, पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? इसे नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। मुख्य रूप से परमाणु विस्फोटों को रोककर और विद्युत वाहन विनिर्मित करके यानी ईवीज का इस्तेमाल बढ़ाकर इसे रोका जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपको इसी तरह सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब आते हैं स्लाइड 5 पर। इसका टॉपिक है पर्यावरण एवं प्रदूषण। पॉइंट 325 वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को कैसे कम किया जा सकता है? इसे कम सल्फर वाले ईंधन के प्रयोग से कम किया जा सकता है। ठीक है। और 326 में पूछा है कि शौच घरों और मूत्रालयों से प्राप्त वाहित मल को क्या माना जाता है? इसे हम स्वच्छता अपशिष्ट या सैनिटरी वेस्ट मानते हैं। इसी अपशिष्ट को साफ करने से जुड़ा 327वां सवाल है, उस फिल्टर का नाम बताइए जिस पर मलजल या सीवेज डाला जाता है। उस फिल्टर को हम रिसाव फिल्टर या ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर। 328 संकटग्रस्त प्रजातियों को डेटा बुक में किस रंग से दर्शाया जाता है? जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है उन्हें लाल या रेड रंग से दर्शाया जाता है। इसे रेड डेटा बुक भी कहते हैं। अच्छा, लाल रंग से। 329 वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? इस अधिनियम के तहत मुख्य रूप से साही या पॉक्यूपाइन का संरक्षण किया जाता है। साई, ठीक है। 330 जल उपचार में पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेज का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए, यूवी किरणों का मुख्य काम बैक्टीरिया मारना है, इसलिए इसका प्रयोग रोगाणु नाशक या डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। पॉइंट 331 है कि मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वहां सबसे ज्यादा खर्च मुर्गी दाना या पोल्ट्री फीड पर ही आता है। और 332 जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों और उनके आसपास के पर्यावरण के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी कहते हैं। समझ गया। अब बढ़ते हैं स्लाइड 6 की ओर, कृषि एवं वर्गीकरण। 333वां सवाल है कि कृषि भूमि को कुछ वर्ष के लिए अकृष्ट यानी बिना खेती के छोड़ देने को क्या कहते हैं? मिट्टी की उर्वरता वापस लाने के लिए ऐसा करते हैं और इसे परती छोड़ना कहते हैं। अच्छा, परती छोड़ना। 334 वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली के बारे में बताइए। कैरोलस लिनियस की ये प्रणाली द्विपद या बायनोमियल प्रणाली है। इसमें हर जीव के नाम के 2 हिस्से होते हैं। बिल्कुल। 335 सूक्ष्मजीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? यह महत्वपूर्ण संग्रहण केंद्र भारत में चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ में, ठीक है। अब 336 पर आते हैं। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करने के व्यवहार का क्या कारण है? ये उनका एक तरह का कम्युनिकेशन है। ये सदस्यों को चेतावनी संकेत देने के लिए होता है जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। 337 प्रदूषण को व्यक्त करने वाले पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन। और 338 कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है?
देखिए, कृषि उद्योगों को बढ़ावा देती है कच्चे माल की आपूर्ति करा के और श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। सही कहा। 339 मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्णक का नाम क्या है? हमारी त्वचा को जो रंग मिलता है वो मेलानिन या मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन। और 340 रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? इसके इलाज में मुख्य रूप से एस्पिरिन दवा की मदद ली जाती है। चलिए अब स्लाइड 7 पर आते हैं, जहां हम मानव शरीर तंत्र के बारे में बात करेंगे। 341 लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी के जीवन काल को फिर से कंफर्म करते हैं। हाँ, जैसा हमने पहले भी देखा, ये 120 दिन का होता है। ठीक है। 342 में रक्तदाब या ब्लड प्रेशर की परिभाषा के बारे में है। ये किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को कहते हैं? रक्तदाब मुख्य रूप से धमनियों के या आर्टरीज की भित्तियों पर पड़ने वाला दबाव होता है। धमनियों की भित्तियों पर। 343 उस रुधिर वाहिका का नाम बताइए जो जिगर या यकृत को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। यकृत को खून पहुंचाने वाली उस नली को यकृत धमनी या हिपैटिक आर्टरी कहते हैं। 344 कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यह महत्वपूर्ण काम शरीर का यकृत यानी लिवर करता है। 345 उस जीव का नाम बताइए जिसमें हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी या कॉर्डेट्स में पाया जाता है। वह जीव है ईल मछली या ईल फिश। इसमें यह एक अपवाद की तरह है। ईल मछली। 346 पशुओं में हीमोग्लोबिन के समान पौधों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? पौधों में हीमोग्लोबिन जैसा जो वर्णक होता है उसे साइटोक्रोम या साइटोक्रोम कहते हैं। 347 मानव हृदय में बाईं निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के संकुचन पर रक्त किसकी तरफ जाता है? जब बाईं निलय सिकुड़ता है तो रक्त सीधे महाधमनी या एओर्टा की तरफ जाता है। और 348 दिल का दौरा या हार्ट अटैक पड़ने का मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हृदय में रक्त की आपूर्ति का ना होना। जब हृदय को ही खून नहीं मिलता तो दौरा पड़ता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, शेयर जरूर करें ताकि दूसरों की भी मदद हो। तो अब चलते हैं स्लाइड 8 पर। टॉपिक है रक्त एवं पोषण। 349वां सवाल एक लॉजिकल सवाल है। यदि रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर नसों की गोलाई या त्रिज्या कम होगी तो रक्तदाब बढ़ेगा, जैसे पाइप को दबाने पर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। 350 जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? बाहरी पदार्थ के आते ही सबसे पहले श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBCs प्रतिक्रिया शुरू कर देती हैं। 351 उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका निवेश प्रतिरक्षियों या एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रेरित करता है। उस बाहरी पदार्थ को हम प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। 352 कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तुरंत ऊर्जा या इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज लेना सबसे अच्छा होता है। ग्लूकोज। 353 एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड की बहुत आवश्यकता होती है। 354 खाली उदर या स्टमक के श्लेष्मल अस्तर में पाए जाने वाले वलन या फोल्ड्स का नाम क्या है? उन सिकुड़न या तहों को रुगई या रुगे कहा जाता है। रुगई। 355 विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और 356 हाइड्रोफोबिया रोग किस कारण होता है? हाइड्रोफोबिया जिसमें पानी से डर लगता है वो कुत्ते के काटने से होता है। इसे हम रेबीज भी कहते हैं। बिल्कुल। अब स्लाइड 9 पर आते हैं, रोग एवं रक्त। 357 में पूछा गया है कि हाइड्रोफोबिया रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? यह रोग मुख्य रूप से एक विषाणु द्वारा या वायरस के कारण फैलता है। 358 मुर्गियों में होने वाली रानीखेत बीमारी कैसे फैलती है? मुर्गियों की ये रानीखेत बीमारी भी वायरस द्वारा ही फैलती है। 359 इसे फिर से कंफर्म करते हैं, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? जैसा कि हमने पहले देखा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का ही यौगिक है। 360 ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? खून को सुरक्षित रखने के लिए उसे एकदम सटीक 40 डिग्री F पर रखा जाता है। 361 आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं? पुरानी आरबीसीज जहां नष्ट होती हैं, उस प्लीहा या स्प्लीन को ही इसका कब्रगाह कहते हैं। 362 जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग का कारण क्या है? खुरपका और मुंहपका, ये बीमारी भी विषाणु के द्वारा फैलती है। 363 दो वंशानुगत या हेरिडिटरी रोगों के नाम बताइए।
बहुत आम वंशानुगत रोग है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एवं हीमोफीलिया। 364 सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने और कब किया था? इसका सबसे पहला वर्णन हेनर ने किया था और वो भी 1876 में। 1876 में, बहुत पहले। अब स्लाइड 10 की ओर बढ़ते हैं, आनुवंशिकी एवं निर्माण। 365 एक वर्णांध व्यक्ति किन रंगों की पहचान नहीं कर पाता? जिसे वर्णांधता होती है वो मुख्य रूप से हरा एवं लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता। 366 थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? गले में स्थित थायराइड ग्रंथि से यह हार्मोन निकलता है। 367 शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 368 शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? हमारे ऊतक या टिश्यू मुख्य रूप से प्रोटीन से बनते हैं। 369 हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? इनकी मजबूती के लिए सबसे जरूरी तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। 370 पत्तियों का रंग हरा होने का क्या कारण है? पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। 371 पत्तियों का रंग पीला होने का क्या कारण है? जब पत्तियों में कैरोटीन के निर्माण की प्रक्रिया होती है तो वे पीली पड़ जाती हैं। और 372 पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु का नाम क्या है? क्लोरोफिल के केंद्र में जो धातु होती है वो मैग्नीशियम है। कॉन्सेप्ट क्लियर? पर आपको हर सब्जेक्ट इसी तरह इजी लैंग्वेज में समझाया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अब चलते हैं स्लाइड 11 पर, पाचन एवं कंकाल। 373 पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों के भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 374 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटकों के नाम क्या हैं? इसके लिए 4 चीजें चाहिए: CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। 375 हमारी लार या सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? लार में जो एंजाइम होता है उसे टायलिन या पैलिन कहते हैं। ये पाचन में मदद करता है। 376 टीबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? टिबिया हमारे शरीर के निचले हिस्से यानी टांग में पाई जाती है। 377 मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? सुनने में अजीब लगे शायद, पर सबसे ज्यादा हड्डियां हमारी उंगली में या फिंगर्स में होती हैं। अरे वाह। 378 भोजन पचाने में क्या सहायक होता है? भोजन को तोड़ने और पचाने में एंजाइम ही सहायक होते हैं। 379 एंजाइम की रचना किससे होती है? देखिए, सारे एंजाइम्स असल में अमीनो अम्ल से ही बने होते हैं। और 380 पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाते हैं? पाचन के दौरान जटिल प्रोटीन टूटकर वापस अपने सरल रूप यानी अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। समझ गया। अब स्लाइड 12 विटामिन एवं प्रोटीन। 381 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? यह क्रिया सबसे तेजी से लाल रंग के प्रकाश में होती है। लाल रंग में। 382 प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? यह ऑक्सीजन हवा से नहीं बल्कि जल से H2O के टूटने से निकलती है। 383 शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? शरीर के अंदर खून को बहते रहने देने के लिए हेपेरिन नामक प्रोटीन जिम्मेदार है। 384 हेपेरिन प्रोटीन का उत्पादन शरीर में कहाँ होता है? इस हेपेरिन का उत्पादन हमारे यकृत यानी लिवर में होता है। ठीक है। अब सीधा 387 पर आते हैं। परिवर्तन किससे नियंत्रित हो सकती है? रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो pH से नियंत्रित होते हैं। 388 किस तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता? जो हमारा ग्राउंडनट ऑयल या मूंगफली का तेल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। 389 विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और 390 विटामिन A प्रचुर मात्रा में किस में होता है? आंखों के लिए अच्छा विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। गाजर में, बिल्कुल। अब आते हैं हमारी अंतिम स्लाइड 13 पर, रक्त परिसंचरण तंत्र। 391 है कि RH फैक्टर या RH फैक्टर किससे संबंधित है? RH फैक्टर का सीधा संबंध हमारे रक्त से है। इसी से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। 392 RH फैक्टर के खोजकर्ता का नाम क्या है? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे लैंडस्टीनर एवं वीनर। 393 सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? खून शरीर में कैसे दौड़ता है इसका सबसे पहले अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। 394 शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं?
जो अशुद्ध खून हृदय तक लाती है उसे शिरा या वेन कहते हैं। और 395 हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी का नाम क्या है? जो शुद्ध खून शरीर तक ले जाती है उसे धमनी या आर्टरी कहते हैं। 396 हृदय की धड़कन का नियंत्रक किसे कहा जाता है? हमारी धड़कन को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक यंत्र को पेसमेकर कहा जाता है। 397 रक्त को शुद्ध कौन करता है? खून को फिल्टर या शुद्ध करने का काम वृक्क यानी किडनी करती है। 398 रक्तचाप या ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसे कंट्रोल करने का काम एड्रिनल ग्रंथि करती है। 399 रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर किडनी काम न करें तो मशीन से खून साफ करने को डायलिसिस कहते हैं। और अंत में 400 रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? ब्लड प्रेशर मापने वाले इस यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।